और विपक्ष ने तो समर्थन करा है स्पीकर के लिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर के लिए विरोध कर रही है फिर भी भाजपा। भारत का इतिहास रहा है लगातार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस तरह राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि मैं खड़गे को कॉल करूंगा, खड़गे जी को, और फिर वो कॉल ना करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष को अब भी दबाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। संसद की शुरुआत हुई तो वही सरकार की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां विपक्ष मजबूती के साथ अपनी रणनीति को लेकर तैयार है, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारियों में है, तो वही सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या एनडीए सरकार पूरी सही तरीके से चल पाएगी, लंबे समय तक टिक पाएगी, या फिर स्टैंड लेने की बारी आएगी तो एनडीए में बिखराव देखने को मिलेगा। कई सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या इंडिया अलायंस ने अपने तीर चल दिए, दाव चल दिए, उन दावों में सरकार को फंसा दिया है। संसद की शुरुआत हुई तो विपक्षी अलायंस की ओर से संविधान की कॉपी हाथ में देखने को मिली, तो वहीं इंडिया अलायंस पर कई आरोप सत्ता पक्ष ने लगा दिए कि परंपराओं का या फिर जो संसद की मर्यादा होती है उसका उल्लंघन हमेशा विपक्ष की ओर से किया जाता है। मैं जनता के बीच आती हूं, जनता से समझती हूं और जानती हूँ कि उनकी राय क्या है एनडीए सरकार को लेकर और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को वो कैसे देख रहे हैं। शुरुआत संसद की जो कार्यवाही शुरू हुई है, शपथ ग्रहण समारोह चला है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या एनडीए सरकार मजबूत दिखाई दे रही है या फिर अगली परीक्षा शुरू हो चुकी है? शायद क्योंकि विपक्ष जितना मजबूत हो चुका है वो चारों तरफ से सरकार को घेरने के लिए बिल्कुल रेडी है, और विपक्ष ने तो समर्थन करा है स्पीकर के लिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर के लिए विरोध कर रही है फिर भी भाजपा। भारत का इतिहास रहा है लगातार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस तरह राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि मैं खड़गे को कॉल करूंगा, खड़गे जी को, और फिर वो कॉल ना करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष को अब भी दबाने का काम किया जा रहा है। स्पीकर पद को लेकर, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर जो तनातनी देखने को मिल रही है, सरकार बनाम विपक्ष, आपको लगता है कि इस पर पेच फंस चुका है और कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपना दांव चल? बिल्कुल पेच फंस चुका है मैडम, और मुझे ऐसा लगता है कि आप देखना देश के अंदर अब जो लोकसभा का सत्र चालू हो चुका है, बड़े बड़े मुद्दे आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे चेहरे इस बार लोकसभा के अंदर पहुंचे हैं। देश में नीट की परीक्षा रद्द होती है लगातार, 7 साल में 70 पेपर लीक हो जाते हैं, गुजरात के अंदर 14 पेपर लीक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें लगी हैं जो युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो इस पर पूरी तरह सरकार की घेराबंदी अब विपक्ष करने को तैयार है, और हम लोग भी ज़मीन से सरकार से सवाल करेंगे। स्पीकर पद को लेकर पेश फंस चुका है, वोटिंग होनी है, लेकिन अब सवाल और जवाब कर लेते हैं एनडीए सरकार को लेकर। मजबूत विपक्ष तो दिख रहा है सर, लेकिन एनडीए भी कम मजबूत नहीं है, सत्ता में है, बहुमत उनके पास है, तो फिर क्यों विपक्ष को लग रहा है कि हम जीत गए हैं और एनडीए कहीं ना कहीं हार गया? फिर बीजेपी को क्यों घेरा जा रहा है बार बार? देखिए, मुझे इसके अंदर 2 कारण लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बीजेपी और टीडीपी की, वो बीजेपी और टीडीपी जो है और ये जेडीयू जो है, इन तीनों की मानसिकता अलग है। भारतीय जनता पार्टी की अलग है। ये लोग बात करते हैं, उड़ीसा के अंदर जो टीडीपी है वो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, 1 साल के अंदर हज यात्रियों को सब्सिडी की बात करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं दाव इनके अंदर फंसेगा। और लोकसभा स्पीकर के लिए टीडीपी भी चाहता है कि मेरा स्पीकर बने, लेकिन अभी तक जो समर्थक हैं मोदी जी के, उन्होंने, मोदी जी ने कोई भी उन्हें ना तो ऐसा मंत्रालय दिया है ना स्पीकर पद दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार खतरे में है और कभी भी गिर सकती है। खतरा अभी भी बरकरार है एनडीए सरकार पर। लेकिन सर, जब आपने जैसा कहा कि कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष घेरेगा, लेकिन क्या घेराबंदी कर पाएगा विपक्ष? क्योंकि हमेशा मजबूत सरकार का दावा बीजेपी करती रही है। देखिए, मजबूत सरकार कहाँ है? जनता ने जनादेश बीजेपी के खिलाफ दिया है। मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, 272 सीटें अगर मोदी जी की आती, प्लस आती पर्सनल बीजेपी की, तो हम मानते कि आप बहुमत में हो। अभी आपका रथ 240 पर रुक गया है। विपक्ष को बहुमत भी नहीं मिली। विपक्ष को बहुमत नहीं मिली है, लेकिन विपक्ष मजबूत तो है। विपक्ष ने कोई दावा तो नहीं करा सरकार बनाने का। विपक्ष ने ये कहा है कि जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाएं। संविधान की बात की है, कॉपियां लेकर पहुंचे कल विपक्षी अलायंस इंडिया के तमाम सांसद। मैडम, जो लोग देश से प्यार करते हैं, देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, क्योंकि यही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जिससे प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे हैं, और आप और हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, ये भी संविधान का एक हिस्सा है। और अगर यही आवाज़ दबा दी जाएगी तो फिर सत्ता से कौन सवाल करेगा? फिर क्या दिखाना चाहते हैं विपक्ष वाले? यही दिखाना चाहते हैं जो आप देख रहे हो, जिस तरह लगातार नीट की परीक्षा फेल हो रही है, सरकार फेल रही है सारे मुद्दों पर, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और लगातार आप देख सकते हो जिस तरह मोदी जी के बड़े बड़े वादे थे वो फेल हो चुके हैं।
लेकिन 100 दिन का रोड मैप तैयार है, रणनीति पूरी तरीके से तैयार है एनडीए सरकार की। वो कह रहे हैं कि अब हमें काम करना है, विकसित भारत के लिए हमें एक साथ आकर मिलकर काम पिछले करना 10 सालों से क्यों नहीं किए ये काम? जो मोदी जी एनआरसी की बात करते थे, यूसीसी की बात करते थे, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते थे, पिछले 10 सालों के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों या प्रधानमंत्री बयानबाजी की है। जब तो ये मजबूत थे, ये चाहते तो कोई भी बिल ला सकते थे आसानी से, लेकिन जिस तरह अब सरकार मजबूर हो गई है, मजबूत नहीं है, एक मजबूर सरकार है, तो अब ये बहुत दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। और जनता के हक में अगर काम नहीं करोगे तो विपक्ष लगातार आपसे सवाल करेगा और करता आया है। क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी का रोड मैप तैयार है 100 दिन का, उसको रोड ब्लॉक कर पाएगा विपक्ष? देखिए, रोड मैप जो है ना सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए तैयार हुआ है, लेकिन वो लोग लगातार फैल रहते हैं उस रोड मैप पे। अभी हमने देखा लगातार पुल गिर रहे हैं, अयोध्या के अंदर जो मंदिर बना है वहाँ भी पानी चू रहा है, तो आप सीमेंट लगा रहे हो, ये चीज़ भी एक सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार है इन चीज़ों के अंदर। जो मोदी जी 2 दिन पहले उद्घाटन करते हैं, तीसरे दिन पुल गिर जाता है। लेकिन एजेंडे की बात लगातार पीएम मोदी करते रहे हैं, रफ्तार बहुत तेज है विकास की, वो ये दावा करते रहे हैं, तो कैसे रोकेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था पिछले 10 सालों में मैंने रफ्तार देखी है कितनी तेज है, इतनी तेज रफ्तार है कि मोदी जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। मोदी जी के राज में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई ना मैडम, हर आदमी, शिक्षित आदमी परेशान है। और सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर जो परीक्षाएं लगातार फेल हो रही हैं, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इस चीज़ को नहीं चाहती कि देश का नौजवान आगे बढ़े और सरकार से सवाल करे। क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा और सवाल खड़े करेगा, जवाबदेही तय करवाएगा? अहम मुद्दे हैं, नीट की परीक्षा है और जो ये जम्मू के अंदर आतंकी हमले हुए हैं, ये मुद्दा हुआ है। लगातार लोकतंत्र के ऊपर, जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश थी, हमला था, उसके ऊपर रोकने का काम किया गया। तो ये बहुत मुद्दे हैं जो देश के अंदर उठाए जाएंगे। क्या विपक्ष वाले अपना विजन और मिशन दोनों ही क्लियर कर चल रहे हैं कि हमारा एजेंडा संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाना है? देखिए मैडम, संविधान के सेफ्टी के लिए तो विपक्ष एकजुट हो चुका है। इस देश के अंदर आपने देखा, पहला सत्र चालू हुआ लोकसभा का, और अपोजिशन के जितने भी लीडरशिप, जो यहाँ की भारत की जो जनता है, उन्होंने जनादेश मैंडेट देकर वो सदन के अंदर पहुँचाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। हर बंदा एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेके गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करता है। संविधान को डिस्ट्रॉय करने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर रही है, ये आपने देखा। ये संविधान को बदलने के लिए बात करते थे, अनंत हेगड़े, तरह तरह के स्टेटमेंट आते थे इनके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, इनके बड़े बड़े लीडरशिप के, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के स्टेटमेंट आते थे जो संविधान के अपोजिशन में बात करते थे, खिलाफत में बात करते थे, उसके अगेंस्ट में बात करते थे। तो ये संविधान की इज्जत ही नहीं करते। इसीलिए तो जनता ने देखा ना, जहाँ 400 पार का नारा दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उनका रथ 240 की सीट पर रोक दिया, उनको पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ पीएम मोदी ये भी तो कह रहे हैं ना कि ड्रामा और हंगामा नहीं चाहता देश चाहता है कि देश हित में काम हो, जिसमें विपक्ष को साथ आकर मुद्दों पर राय देनी चाहिए, बिल पास करने चाहिए, काम करना चाहिए। देखिए, बिल पास करने की बात तो यह है, लोकसभा स्पीकर का आज बात हो रही थी, ओम बिरला जी का नाम आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका चुनाव आना था और 12 बजे उनका नामांकन होना था। वो पर्चा दाखिल करते हैं ओम बिरला जी, और राहुल गांधी जी और अपोजिशन की लीडरशिप ने सारा कुछ बोल दिया कि हम स्पीकर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो संविधान की परंपरा है उसको तो कायम रखना चाहिए। वो कायम, संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्शन देता है कि देश का जो डिप्टी स्पीकर है, लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है, वो अपोजिशन का होना चाहिए। और उनके राजनाथ जी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक आश्वासन देते हैं अनंत हेगड़े जी को कि लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होगा वो आपका होगा और हम आपको रिटर्न कॉल करेंगे। आपने स्टेटमेंट सुना होगा, आफ्टरनून मॉर्निंग में आ रहा होगा। तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या विपक्ष ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए कि मनमानी नहीं चलेगी, एक तरफा डिसीजन नहीं लिए जाएंगे जैसे 10 सालों में हम सब ने देखा? देखिए, मनमानी तो ये भारतीय जनता पार्टी की चल रही है देश में। ये भारतीय जनता पार्टी अब लंगड़ी घोड़ी बन चुकी है, इनकी इतनी मनमानी नहीं चलेगी। और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनको समझना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए, नीतीश जी को भी समझना चाहिए। इंडिया अलायंस भी तो उनके लिए ऑफर कर रहा है ना। वही भारतीय जनता पार्टी है जो नीतीश जी का ग्राफ को कम करने के लिए बिहार के अंदर उन्होंने स्ट्रेटजी रची, बीजेपी के लोगों ने। ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर चाहती है जिस पार्टी से अलायंस करती है उसको डिक्रीज कर देती है, उसका लेवल कम कर देती है। ये लोग जानते हैं। तो नीतीश जी को ईडी द्वारा तरह तरह की
ये क्या बोलते हैं, इसे जांच एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। तो नीतीश जी को समझना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू जी को समझना चाहिए। मतलब सहयोगियों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल बरकरार हैं, लेकिन सर जिस तरीके से पीएम मोदी कहते रहे कि तीसरा टर्म जो हुआ बहुत बड़े फैसलों वाला होने वाला है, लेकिन अब जब एनडीए की सरकार है तो आपको लगता है कि आसानी से स्टैंड लेने की बात आएगी तो स्टैंड ले लिया जाएगा, डिसीजन ले लिया जाएगा, या फिर एनडीए में कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिलेगा? बिल्कुल दिखेगा मैडम। जब 352 सीटें पिछले 10 साल में थी एनडीए के पास और अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी बनाई थी, ये लोग जब इस डिसीजन नहीं ले सके अपने दम पर, तो अब तो ये सरकार के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी विचारधारा अलग अलग है ना। मैंने टीडीपी की बता दी और आपको जेडीयू की बता दी, भारतीय जनता पार्टी की बता दी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी पार्टियां होती हैं वो दो फाड़ करती है। एनसीपी के महाराष्ट्र में 2 फाड़ कर दिए, शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। आप देखना आने वाले टाइम में ये लोग बिहार के अंदर भी 2 फाड़ कर देंगे जेडीयू के अंदर। तो ये अब नीतीश जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, या चंद्र नायडू बाबू, क्योंकि इंडिया अलायंस तो इन लोगों का बनाया हुआ था, नीतीश जी और चंद्र नायडू का। तो लगातार मुझे लगता है कि जिस तरह बिहार को नीतीश कुमार द्वारा, क्योंकि चाबी जो थी वो नीतीश कुमार के पास थी बिहार की, अगर वो चाहते तो विशेष राज्य का दर्जा ले सकते थे, बहुत अच्छे अच्छे फैसले हो सकते थे बिहार के लिए, लेकिन ऐसा क्या सौदा करा उन्होंने कि वो मोदी जी के पास पहुंच गए हैं। तो अभी तो ये वक्त बताएगा। एनडीए ने तो अपना नेता नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया, वो तो एक सुर में कह रहे हैं ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। कहाँ दिख रहा है टकराव आपस में? देखिए, अगर मोदी जी को चुना है तो ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ही नेता है। कहीं ना कोई ऐसा दबाव है पार्टी के ऊपर खुद कि मोदी जी की ऐसी कौन सी टीम है जिन्होंने, जो मोदी मेन जो बीजेपी के लोग थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, आज वो सब साइड हो चुके हैं। और मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए और भी लोग हैं योग्य बीजेपी के ही अंदर। अगर वो पार्टी में राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी जी हैं, आप इन लोगों को आगे लाओ ना। लगातार इतना टाइम इन्होंने राजनीति में दे दिया, तो इससे साफ पता लगता है कि एक ही आदमी लगातार देश पे थोपना ये देश की विफलता के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज या जो उनकी भाषा है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि वो फीकी पड़ती जा रही है। आपको भी लग रहा है कि क्या कुछ अंतर आया है 10 साल पुरानी सरकार में और मौजूदा सरकार में? देखिए, मौजूदा सरकार तो आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की जो इस स्टेटमेंट है, पहले क्या थी और अब क्या है इस देश के अंदर। आप देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मोदी जी प्रलोभन देने की बात करते हैं, देश में एक प्रलोभन देते हैं अपोजिशन को, अपने में शामिल करते हैं और उसको डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, ये आपने सभी जगह सुना होगा और देखा भी ग्राउंड पर। जिस पार्टी को अपने साथ मिलाते हैं उसी को 2 फाड़ कर देते हैं। तो ये अपोजिशन को समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए जो उनके सहयोगी है एनडीए के अंदर, जो सम्मिलित मिश्रित जो पार्टियां हैं एनडीए का जो हिस्सा है, चंद्रबाबू नायडू जी और ये अपने नीतीश जी और भी पार्टियां हैं। एनडीए पर आ रही हूँ, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। मैनिफेस्टो पर आते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई पॉइंट्स ऐसे थे जिनको लेकर कहा जा रहा था कि बड़े फैसले बीजेपी सरकार लेने वाले, लेकिन अब एनडीए की सरकार है, उन पर बात बनेगी या बिगड़ती दिखाई देगी आने वाले दिनों में? देखिए, कौन से वो फैसले थे, आप मेरे को काउंट करा दीजिए एक बार, कौन से फैसले थे? की बात कर ले, चाहे हम अग्निवीर की बात कर लें, या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जो बड़ा दावा और वादा किया गया बीजेपी की ओर से। देखिए, आप मुस्लिम आरक्षण को लेकर पेच फंसता दिखाई दिया। पेज तो फंसेगा। मुस्लिम आरक्षण, टीडीपी को वोट नहीं चाहिए, माइनॉरिटी का वोट तो चाहिए, सभी को वोट चाहिए। इस देश के अंदर आज तक नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर एक बात कहते रहे, हिंदू 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 मुसलमान करने लगे। आज मुसलमान का पत्ता खेलने लगे, आज टीडीपी को सम्मिलित करके मुस्लिम का गेम खेलने लगे। तो ये किसी के नहीं है, ये केवल है तो धनाढ़ गुजरातियों के हैं, आरएसएस वादी जो विचारधारा के लोग हैं उनके लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं पहले देश के अंदर, और रेपिस्टों को साथ देने वाले लोग हैं। आपने देखा जेडीयू, ये अपना जेडीएस, जनता दल सेकुलर पार्टी, जो एचडी देव गौड़ा की पार्टी कहलाती है, उसके अंदर देखिए कितना रेपिस्टों की पार्टी, और उसको अलायंस करते कितना बड़ा अशोभनीय है। ये तो प्रधानमंत्री को शोभा ही नहीं देता। अब देखिए, मंगलसूत्र गायब हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना, ये बेकार की बातें करते हैं। अब देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, शॉर्ट पॉइंट में ख़त्म करना चाहूँगा। एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 बार से सत्ता कर रही थी, 3 बार से सत्ता कर रही थी, और दिल्ली में स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट थी। उस स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक इन्होंने पॉलिसी रची कि पानी नहीं आ रहा। जब एमसीडी में ये बैठे हुए थे
एमसीडी में ये बैठे हुए थे और सेंटर में ये बैठे हुए थे। आप ये बताइए, जब हरियाणा अरविंद केजरीवाल जी क्या कोई अपने पेट से पैदा करेंगे पानी? दिल्ली की जनता ने 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, जिताया है। तो मोदी जी एक उसी के उपलक्ष्य में दिल्ली की जनता को एक हरियाणा से बांध खुलवा दे, पानी आ जाएगा। दिल्ली की जनता ने वोट दिया है ना, 7 सीटों पर जिता के भेज दिया, दोबारा री इलेक्ट कर दिया, दोबारा जिता दिया। फिर नतीजे आने के बाद केंद्र की सियासत में संग्राम मचा है, तो वही दिल्ली की सियासत पानी पर भी चल रही है, लेकिन ये अलग मुद्दा है। मैं बहरहाल चर्चा कर रही थी कि एनडीए सरकार क्या मजबूत दिख पाएगी, जब फैसले लेने की बारी आएगी तो क्या एनडीए इसी तरीके से डटकर खड़ी रहेगी या फिर विपक्ष उसको घुटने के बल पर ला देगा। और एनडीए में भी 2 फाड़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी इस सत्र की शुरुआत हुई है, उससे पहले ही अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है बीजेपी की। क्या ये अग्नि परीक्षा बढ़ती जाएगी और विपक्ष कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर बीजेपी को लाकर खड़ा कर देगा? देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, राजनीति कैसे करवट बदलती है। फिलहाल की दृश्य